हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 27 है। पार्ट 26 तक हम 520 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 26 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 27 में हम 521 से लेकर के 540 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 521। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के तीन छोटे गोलार्धों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या लगभग कितनी होगी? यहाँ पर देखिए, तीन छोटे गोलार्धों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर तीन छोटे गोलार्धों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमसे गोले की त्रिज्या पूछी है, तो यहाँ पर हम गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम गोले का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पर हमारा आयतन आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। ये बराबर हो जाएगा तीन छोटे गोलार्धों के आयतन के। गोलार्ध मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन गोलार्ध हैं, तो यहाँ पर इन तीनों गोले के आयतन में ही 2/3 पाई कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हम 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2/3 पाई। पहले गोले की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, एक का घन करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे गोले की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, दो का घन करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और तीसरे गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तीन का घन करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की घात 3 बराबर आ जाएगा 18 के। दोनों साइड का घनमूल लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 522। एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं और आयतन समान है। गोले की त्रिज्या अनुपात बेलन की ऊंचाई अनुपात शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक गोले, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और आयतन समान है। यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्याएं समान दी हुई हैं, तो यहाँ पर हम इन तीनों की ही त्रिज्या को स्मॉल आर ले लेंगे। और यहाँ पर हमें आयतन समान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इन तीनों के आयतन को बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है πr²h। और ये बराबर दिया हुआ है शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पर हमने बेलन की ऊंचाई को स्मॉल एच लिया है और शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एच लिया है। अब देखिए इन तीनों में ही πr² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम इन तीनों को πr² से डिवाइड कर देंगे और इन तीनों में ही 3 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4r = 3 स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है गोले की त्रिज्या अनुपात बेलन की ऊंचाई अनुपात शंकु की ऊंचाई का अनुपात। गोले की त्रिज्या हमने ली है स्मॉल आर, बेलन की ऊंचाई हमने ली है स्मॉल एच और शंकु की ऊंचाई ली है कैपिटल एच। तो यहाँ पर हमें अनुपात बताना है आर अनुपात स्मॉल एच अनुपात कैपिटल एच। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन वेरिएबल आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमें अनुपात निकालना है तो हमें इन तीन वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। एक वेरिएबल में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमने ऊपर इक्वेशन निकाली है 4r = 3 स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। हम इस इक्वेशन की हेल्प से आर स्मॉल एच और कैपिटल एच को किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इन सभी को कन्वर्ट कर रहा हूँ आर में। अगर देखिए मुझे आर में कन्वर्ट करनी है तो शुरू में जो आर लिखा हुआ है तो ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अब इसके आगे है स्मॉल एच। अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में है 4r = 3 स्मॉल एच। यहाँ से अगर आप स्मॉल एच की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 4r/3। तो यहाँ पर हम एच की जगह रख देंगे 4r/3। आगे है हमारे पास कैपिटल एच। अब देखिए आप फिर से ऊपर वाली इक्वेशन पर जाइए। इस बार आप बीच में से 3h को हटा दीजिए तो हमारे पास रह जाएगा 4r = कैपिटल एच। यानी कि हम कैपिटल एच की जगह 4r रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम h की जगह रख देंगे कैपिटल आर।
अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम इन तीनों को r से डिवाइड कर देंगे और इन तीनों में 3 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 3:4:12। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 523। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को इस तरह घुमाया जाता है कि 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर वाली भुजाएं ऊंचाई के रूप में एक एक करके दो विभिन्न शंकु बनाती हैं। इस प्रकार बनने वाले शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें देखिए पहली लाइन में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होती हैं तो वह हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक त्रिभुज आ जाता है ABC। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इस त्रिभुज को इस तरह घुमाया जाता है कि 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर वाली भुजाएं ऊंचाई के रूप में एक एक करके दो विभिन्न शंकु बनाती हैं। यहाँ पर देखिए पहले जो हमें ऊंचाई लेनी है वो 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ पर हम पहले ए बी की लंबाई ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर के बराबर। अगर यहाँ पर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी यहाँ पर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर बी सी की लंबाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस शंकु को ऊंचाई के परितः घुमाते हैं। तो देखिए जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह की आकृति बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये एक शंकु बन जाएगा। अब अगर हम इस शंकु का आयतन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक दूसरा शंकु भी बनना है। तो यहाँ पर हम इस शंकु की ऊंचाई को ले लेंगे h1 और इस शंकु की त्रिज्या को ले लेंगे r1। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा शंकु बनेगा उसकी त्रिज्या को हम ले लेंगे r2 और उसकी ऊंचाई को ले लेंगे h2। अब देखिए हमें दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों के फॉर्मूलों को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब यहाँ पर देखिए 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कट ही जाएगा। हमारे पास शुरू में रह जाएगा r1 स्क्वायर h1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो h1 की जगह आ जाएगा 3। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बार हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर के फिर से एक शंकु बनाना है। तो यहाँ पर हम ऊंचाई कर देते हैं 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इस शंकु का आयतन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास r2 स्क्वायर h2। r2 की जगह आ जाएगा 9 और h2 की जगह आ जाएगा 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 524। एक गोले और एक बेलन की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर हैं। यदि उनके आयतन बराबर हों तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें गोले और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमसे कहा हुआ है कि इन दोनों के आयतन भी बराबर हैं। अब अगर इन दोनों के आयतन बराबर हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻³ अब यहाँ पर हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। हमें बेलन की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ पर बेलन का आयतन आ जाएगा पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा h। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। यहाँ पर देखिए हम 2 पाई को ऐसे ही रखेंगे, r की जगह आ जाएगा 6 और h की जगह आ जाएगा 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 525। एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट लगाने का खर्चा क्या है यदि मैदान का व्यास 56 मीटर है। यहाँ पर देखिए हमें एक वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है और उस वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछा है इस फुटपाथ या रास्ते पर सीमेंट लगाने का खर्च। अब देखिए अगर हमें खर्च निकालना है
तो पहले हमें उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। जब भी हम बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो वहां पर क्षेत्रफल का जो अंतर आता है वो आता है 22/7 एक्स एक्स प्लस 2r के बराबर। यहाँ पर मैं आपको इस फॉर्मूले की स्लाइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक आर त्रिज्या का वृत्त है और इस वृत्त के बाहर x चौड़ाई का एक रास्ता है। अब अगर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो यहाँ पर जब हम बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल का अंतर आ जाता है 22/7 एक्स एक्स प्लस 2r के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए हमने रास्ते का क्षेत्रफल पढ़ा है 22/7 एक्स एक्स प्लस 2r के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 22/7 को हम ऐसे ही रखेंगे। x होता है हमारे पास रास्ते की चौड़ाई, यहाँ पर हमें रास्ते की जगह फुटपाथ शब्द दिया हुआ है। फुटपाथ की चौड़ाई है 3.5 मीटर, तो x की जगह आ जाएगा 3.5। ब्रैकेट में फिर से x है तो फिर से x की जगह 3.5 आ जाएगा और आगे है 2r। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन की सबसे आखिरी लाइन में कहा हुआ है कि मैदान का व्यास 56 मीटर है। 2r हमारा व्यास के बराबर होता है तो यहाँ पर हम सीधा 2r की जगह 56 रख देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 654.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा हुआ है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यहाँ पर हमें जो खर्च दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा है 654.5 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर खर्च निकालने के लिए हम 654.5 में 4 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा 2618 रुपए। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। यहाँ पर आप इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूला 22/7 एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 2r याद हो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो, तब आपको ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमें रास्ते का क्षेत्रफल तो निकालना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। यहाँ पर हम बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को ले लेते हैं कैपिटल आर और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को ले लेते हैं स्मॉल आर। अब देखिए अगर हम बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें से हम घटाएंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में पाई कॉमन आएगा तो हम इन दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7, कैपिटल आर की जगह आ जाएगा अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस रास्ते की चौड़ाई। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी लाइन में मैदान का व्यास दिया हुआ है 56 मीटर। 56 का आधा करेंगे तो हमारे पास मैदान की त्रिज्या आ जाएगी 28 मीटर। इस 28 मीटर में हम जोड़ेंगे फुटपाथ की चौड़ाई। फुटपाथ की चौड़ाई है 3.5, तो 28 और 3.5 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 31.5। प्लस करेंगे इसमें स्मॉल आर होती है हमारे पास अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है 28। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 31.5 माइनस 28। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुणा 59.5 गुणा 3.5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 654.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें खर्च दे रखा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 4 रुपए। हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा है 654.5 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर खर्च निकालने के लिए हम 654.5 में गुणा कर देंगे 4 की। तो यहाँ पर देखिए खर्च आ जाएगा 654.5 गुणा 4। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा 2618 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 526। एक वस्तु का आकार इस प्रकार है। एक लंबे वृत्तीय बेलन के निचले हिस्से पर अर्धगोला है एवं ऊपर वाले हिस्से पर एक लंब वृत्तीय शंकु है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है
और बेलनाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या से 2.6 गुना है। यदि वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वस्तु की कुल ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक वस्तु का आकार इस प्रकार है, एक लंबे वृत्तीय बेलन के निचले हिस्से पर अर्धगोला है। यहाँ पर देखिए, हमें पहले एक बेलन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। अब आगे हमसे कहा हुआ है कि इसके निचले हिस्से पर एक अर्धगोला है, तो यहाँ पर हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। अब आगे हमसे कहा हुआ है कि ऊपर वाले हिस्से पर एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर वाले हिस्से पर एक शंकु बना लेते हैं। आगे हमसे कहा हुआ है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब देखिए, अगर बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, और ऊपर जो हमारे पास शंकु है उसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या से 2.6 गुना है। यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 की जब हम 2.6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, हमारे पास ये जो नीचे एक अर्धगोला है इसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी त्रिज्या अगर हम नीचे की साइड खींचेंगे तो नीचे की साइड इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बेलन और अर्धगोले की बात करें तो इन दोनों की ऊंचाई अगर हम देखें तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। 13 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई मिलकर के आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ए है 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी हमने शंकु की ऊंचाई नहीं निकाली है। जब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो वस्तु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर तो हमारा पहले ही गलत हो चुका है, क्योंकि अभी हमने जब बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई निकाली है तो ये ऊंचाई हमारी 18 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये 12 सेंटीमीटर भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास इसके अलावा दो ऑप्शंस रह गए। अब इन दोनों में से कौन सा एक सही होगा, इसके लिए हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें केवल शंकु की ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए, हमें वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वस्तु में तीन आकृति हैं, शंकु, बेलन और अर्धगोला, तो हमें इन तीनों की ही पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 770। अब इन तीनों में देखिए पाई कॉमन है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो आ जाएगा हमारे पास 22/7। अब देखिए, ऊपर जो पाई आर एल था इसमें हमारे पास रह जाएगा आर एल। अब त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो आर की जगह आ जाएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 एल प्लस। अब देखिए, हमारे पास 2 पाई आर एच में से रह गया पाई कॉमन जाने के बाद 2 आर एच। अब हमारे पास आर की वैल्यू है 5 और एच की वैल्यू है 13, तो यहाँ पर जब हम 2 गुणा 5 गुणा 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, प्लस आगे है 2 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू हम फिर से 5 रख देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 25 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ये बराबर हो जाएगा 770 के। 22/7 की हम तिरछी गुणा कर देंगे 770 में, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 डिवाइड में आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 130 और 50 जोड़ करके हो जाएंगे 180। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5L प्लस 180 बराबर 770 गुणा 7/22। 770 गुणा 7/22 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। 180 दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5L बराबर 245 माइनस 180। 245 में से 180 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 13। अब देखिए, हमारे पास शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई तो आ चुकी है, हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एल की वैल्यू आई है 13, 13 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, ये बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर की जगह रख देंगे 5, 5 का वर्ग आ जाएगा 25।
25 दूसरी साइड जाकर के 169 में से घट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 144। 144 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 12। तो देखिए यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई की जगह लिख लेते हैं 12। अब हम निकालते हैं वस्तु की कुल ऊंचाई। तो देखिए शंकु की ऊंचाई है 12, बेलन की ऊंचाई है 13 और अर्धगोले की ऊंचाई है 5। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वस्तु की कुल ऊंचाई आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 527। एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेंटीमीटर है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेंटीमीटर है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ले लेते हैं। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दोगुनी है। यहाँ पर देखिए कंपेयर की गई है दूसरी भुजा से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी भुजा को मान लेते हैं x के बराबर। अब अगर दूसरी भुजा x के बराबर है तो पहली भुजा दूसरी का दो गुनी है। तो यहाँ पर पहली भुजा हो जाएगी 2x के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पर भी देखिए कंपेयर की गई है दूसरी भुजा से। तो यहाँ पर अगर हमारी दूसरी भुजा x के बराबर है तो यहाँ पर तीसरी भुजा हो जाएगी x प्लस 11 के बराबर। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं और हमें तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 67 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसको 67 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 11 बराबर 67। 2x प्लस एक्स जुड़ करके हो जाएंगे 4x और 11 दूसरी साइड जाकर के 67 में से घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो 4x बराबर हो जाएगा 56 के। 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछी है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी भुजा दूसरी है, क्योंकि दूसरी भुजा केवल x के ही बराबर है। तीसरी भुजा x से 11 ज्यादा है और पहली भुजा x का दो गुना है। तो यहाँ पर हमारी सबसे छोटी जो भुजा है वो दूसरी ही है। दूसरी भुजा की लंबाई है x के बराबर और x की वैल्यू आई है 14। तो यहाँ पर त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 528। 7 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर माप वाले आयत की भुजाओं को जोड़कर 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या है? यहाँ पर देखिए हमें आयत की भुजाओं की माप दे रखी है 7 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी और 11 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। आगे देखिए हमने जब बेलन बनाया है तो बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब ये है कि आयत की जो लंबाई है 11 सेंटीमीटर वो बेलन की ऊंचाई बन चुकी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयत की लंबाई L ये बराबर है बेलन की ऊंचाई H और ये दोनों बराबर हैं 11 सेंटीमीटर के। अब देखिए अगर आयत की लंबाई और बेलन की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हैं और हम यहाँ पर आयत को मोड़ करके बेलन बना रहे हैं तो हम यहाँ पर आयत को चौड़ाई के परिधि घुमा करके बेलन बनाएंगे। जब भी हम आयत को चौड़ाई के परिधि घुमाते हैं तो आयत की चौड़ाई बराबर हो जाती है 2 पाई आर के। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई b बराबर हो जाएगी 2 पाई आर के। हमें यहाँ पर चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी 7 के। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर बराबर हो गया 7 के। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 49/44। अब हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। आर की वैल्यू आई है 49/44, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 49/44 गुणा 49/44। एच की जगह आ जाएगा 11। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा 42.875 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 529। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति 10 + 10√2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी? इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 519। वहां पर हमने सीखा था कि अगर हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति या परिमाप √2 + 1 के बराबर हो
तो उसका कर्ण 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें परिमाप दे रखा है 10 प्लस 10 अंडर रूट 2 के बराबर। यहाँ से अगर आप 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 10 ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस 1 के बराबर। अब देखिए अगर हम इसके ऊपर वाले परिमाप से कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर वाले परिमाप से 10 गुना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा कर्ण 1 के बराबर है तो हमारा कर्ण भी 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 530। 25 सेंटीमीटर भुजा और 30 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2। अब यहाँ पर देखिए हमें एक विकर्ण तो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ पर दूसरा विकर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। समचतुर्भुज की भुजा हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम इसकी एक भुजा ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम ए और सी को मिला देते हैं और बी और डी को मिला देते हैं। अब देखिए हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा ओ कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हमें एक विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम AC को ले लेंगे 30 सेंटीमीटर के बराबर तो यहाँ पर AO 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें यह भी पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर AC 30 सेंटीमीटर के बराबर है तो AO 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं AOB। अब देखिए इस त्रिभुज में कोण O है हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ पर A भी हो जाएगा कर्ण के बराबर। अब देखिए हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5, 5 होता है हमारा कर्ण। अब यहाँ पर कर्ण आ रहा है हमारा 25 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हमारा 5 गुना आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम एक भुजा ले 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 3 का 5 गुना 15 आ रही है। तो जो हमारे ट्रिपलेट में 4 रह गया, तो हम 4 का भी अगर 5 गुना कर देंगे तो हमारे पास BO की लंबाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए अगर BO 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो OD भी 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और BD हमारा 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकर्ण आ जाएगा 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम निकाल देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 1/2 d1 गुणा d2। d1 की वैल्यू हम रख लेंगे 30 और d2 की रख लेंगे 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 30 गुणा 40। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 531। 2.2 सेंटीमीटर भुजा वाले चांदी के एक घन को पिघलाकर उससे एक तार तैयार किया गया जिसका व्यास 1 मिलीमीटर है। तार की अनुमानित लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए हमसे तार की लंबाई पूछी है। अगर हम यहाँ पर अपने सारे ऑप्शंस देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस मीटर में हैं। सबसे शुरू में अगर हम चांदी के घन की भुजा देखेंगे तो वो हमको सेंटीमीटर में दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। आगे जो हमें एक तार तैयार करना है उस तार का व्यास दे रखा है मिलीमीटर में, व्यास हमको 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारी तीनों यूनिट चेंज हो रही हैं। अब अगर हमें सारे ऑप्शंस मीटर में दिए हुए हैं तो हमें सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहले ही 2.2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दशमलव में है। और हमें जो व्यास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी दशमलव में चला जाएगा। दशमलव में कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको अभी मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करके अपनी कैलकुलेशन को मिलीमीटर में कर लेते हैं। जब हमारा आंसर आ जाएगा हम आंसर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये बराबर हो जाएगा 22 मिलीमीटर के। अब देखिए 22 मिलीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघला करके एक तार बनाया गया है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम घन के आयतन को तार के आयतन के बराबर कर देते हैं। तार होता है हमारा बेलन के आकार का। यहाँ पर हमसे तार की लंबाई पूछी है तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन के फॉर्मूले को पहले लगा लेते हैं।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7। आर होती है त्रिज्या। हमें देखिए व्यास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। अगर व्यास 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 गुणा 1/2। ऊंचाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें तार की लंबाई बतानी है। ये बराबर हो जाएगा घन के आयतन के। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन की भुजा है हमारे पास 22 मिलीमीटर, तो यहाँ पर आयतन आ जाएगा 22 × 22 × 22। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 13,552 मिलीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये मिलीमीटर में आ चुकी है। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 13.552 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 532। 4 मीटर व्यास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है जिसकी तिरछी ऊंचाई 5.6 मीटर है। यदि कैनवास का मूल्य 3.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का कुल मूल्य कितना होगा। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमें तंबू या टेंट लगाना होता है तो हमें उतने ही कैनवास की ज़रूरत पड़ती है जितना आकृति का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर जो हमें टेंट लगाना है वो शंकुआकार लगाना है, तो यहाँ पर हमें उतने ही कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी जितना शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर देखिए हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। आर की जगह आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसकी गुणा करेंगे हम तिरछी ऊंचाई से। तिरछी ऊंचाई हमको दे रखी है 5.6 मीटर। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 35.2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें कैनवास का मूल्य दे रखा है 3.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 3.2 रुपये। अब हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है 35.2 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर खर्च निकालने के लिए हम 35.2 में 3.2 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब हम खर्च कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.64 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 533। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए जाते हैं। देखिए संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो। यहाँ पर हमें दो वृत्त दिए हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों वृत्त ऐसे होंगे जिनका एक ही केंद्र होगा। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों वृत्त खींच लेते हैं। अब हमें जो छोटा वाला वृत्त है या अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या खींच लेते हैं OM और इसकी लंबाई ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर के बराबर। इसके अलावा हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो उसको हम अभी खींचेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। यहाँ पर देखिए हमें बड़े वृत्त की एक ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो यहाँ पर देखिए हम एक जीवा खींच लेते हैं AB। AB जो है ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। यहाँ पर जो अंदर वाला वृत्त है इसकी एक स्पर्श रेखा है AB और इसकी त्रिज्या है OM। तो यहाँ पर AB और OM के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोण M है ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम O और A को मिला देंगे तो OA हमारी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर OA की लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमारे पास जो त्रिभुज आ रहा है OMA, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कर्ण हो जाएगा AO। तो यहाँ पर आप 13 का वर्ग बराबर कर देंगे 12 का वर्ग प्लस AM का वर्ग। यहाँ पर अगर आप इस तरह से कर देंगे तो आपके पास AM की लंबाई आ जाएगी। या इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 5 12 13 का।
अब यहाँ पर 12 और 13 भुजाएं तो आ रही हैं, इसका मतलब AM की लंबाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर AM की लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो यहाँ पर BM की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए BM की लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर कैसे हो जाएगी। हमने देखिए एक और थ्योरम पढ़ी है कि अगर केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारी जीवा दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप अंदर वाले वृत्त को छोड़ देंगे तो जो बाहर वाला वृत्त है उसकी जीवा है AB। AB भुजा पर केंद्र O से लंब गिर रहा है तो यहाँ पर हमारी AB दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे दो बराबर भाग बन जाएंगे AM और BM। अब AM की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो यहाँ पर BM की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछिए AB की लंबाई। AB दो भागों में बटी हुई है, AM और BM दोनों भागों की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर AB की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 534। दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमें पहले वर्गों की भुजा पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमें वर्गों का विकर्ण का अनुपात दे रखा है 3:7। अब हमने वर्ग के बारे में पढ़ा है कि वर्ग की भुजा का अनुपात या वर्ग के विकर्ण का अनुपात या वर्ग के परिमाप का अनुपात, इन तीनों के जो अनुपात होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:7 दिया है तो यहाँ पर वर्गों की भुजाओं का अनुपात भी 3:7 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास भुजाओं का अनुपात आ चुका है तो हम भुजाओं का वर्ग करके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और जब हम 7 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 9:49। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 535। यदि एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुभुज के बारे में है। अभी तक हमने बहुभुज के बारे में नहीं पढ़ा है तो हम बहुभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बहुभुज की परिभाषा की बात करें तो सिंपल भाषा में हम बहुभुज उसे कहते हैं जो कुछ भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। अब देखिए अगर हमारे पास एक भुजा है तो एक भुजा से हम कोई आकृति नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे पास दो भुजाएं हैं तो हम दो भुजा से कोई बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, दो भुजा से हमारे पास खुली हुई आकृति बनती है। लेकिन जैसे ही हम तीन भुजाएं लेते हैं तो हमारे पास त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज जो होती है वो हमारे पास एक बंद आकृति होती है। तो त्रिभुज जो होता है ये हमारा पहला पॉलीगन या पहला बहुभुज होता है। अब देखिए ये तो है बहुभुज की बात। बहुभुज में एक स्पेशल केस निकल करके आता है रेगुलर पॉलीगन या नियमित बहुभुज का। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन हम उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने एक पढ़ा है विषमबाहु त्रिभुज और एक पढ़ा है समबाहु त्रिभुज। जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है वो हमारा एक बहुभुज है, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है वो हमारा एक नियमित बहुभुज है क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नियमित बहुभुज के बारे में, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नियमित बहुभुज के बारे में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारे पास ये त्रिभुज है, अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 अंश का होता है। तो अगर हम इसके तीनों कोण की बात करेंगे तो इसके आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेंगे 180 गुणा 1। गुणा 1 किस लिए लिखा है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद देखिए जब हम चार भुजाएं लेंगे तो हमारे पास जो नियमित बहुभुज बनेगा वो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए वर्ग के बारे में हमने पढ़ा है कि वर्ग का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 360 अंश। 360 को हम लिखेंगे 180 गुणा 2 अंश। अब देखिए अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा समपंचभुज। समपंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 108 अंश का। तो यहाँ पर अगर हम इसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालेंगे तो हमारे पास सभी आंतरिक कोण आ जाएंगे 540 अंश के। 540 को हम लिखेंगे 180 गुणा 3। अब देखिए इन तीनों आकृति में आप एक बात ऑब्जर्व करिए, जब हमारे पास समपंचभुज है तो हमारी 180 की गुणा हुई है 3 से, जब हमारे पास वर्ग है
तो 180 की गुणा हुई है 2 से, और जब हमारे पास त्रिभुज है तो 180 की गुणा हुई है 1 से। यानी कि हमारी जो गुणा हुई है वो भुजाओं की आकृति से 2 कम की हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 1 2 3 है, हम इसको n-2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज है इसकी जगह आ जाएगा 180 n-2, n हो जाएगी यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 - 2 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग में जो हमने लिखा है 180 n-2, n की जगह आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 गुणा 2। इसी प्रकार से समपंचभुज में n की जगह आ जाएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 180 गुणा 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला आ गया 180 n-2। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180। अब देखिए अगर हम सभी आंतरिक कोणों की बात करें तो अगर हमारे पास त्रिभुज है तो हमारे पास 3 आंतरिक कोण है, अगर हमारे पास वर्ग है तो हमारे पास 4 आंतरिक कोण है, और अगर हमारे पास समपंचभुज है तो हमारे पास 5 आंतरिक कोण है। तो हमारे जो आंतरिक कोण हैं वो उतने ही हैं जितनी हमारी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक आंतरिक कोण लें और उसकी गुणा कर देंगे भुजाओं से तो भी हमारे पास सभी आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी आंतरिक कोणों के योग की जगह लिख लेंगे n गुणा आई। आई का मतलब है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का हिंदी हो जाएगा आंतरिक कोण। तो यहाँ पर n गुणा आई बराबर हो जाएगा n-2 गुणा 180। यहाँ से अगर हम आई निकालेंगे यानी कि एक आंतरिक कोण निकालेंगे तो एक आंतरिक कोण आ जाएगा n-2 गुणा 180 डिवाइड बाई n। अब देखिए ये तो बात हुई आंतरिक कोण की। अब हम निकालते हैं बाह्य कोण। यहाँ पर देखिए आप किसी भी आकृति का अगर एक बाह्य कोण बनाएंगे तो आप पाएंगे कि एक सरल रेखा पर 2 कोण बन रहे हैं, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। हमने पढ़ा है कि एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 अंश के। यहाँ पर हम आंतरिक कोण को तो आई से डिनोट कर रहे हैं, हम बाह्य कोण को डिनोट करेंगे ई से। ई होता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आई प्लस ई बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब देखिए इस इक्वेशन में हम अगर n से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n गुणा आई प्लस n गुणा ई बराबर 180 गुणा n। अब देखिए n गुणा आई की वैल्यू हमारे पास दूसरी लाइन में है n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर हम रख देंगे n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी n-2 गुणा 180 प्लस n गुणा ई बराबर 180 n। हम ब्रैकेट में 180 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 n माइनस 360 डिग्री प्लस n गुणा ई बराबर 180 n। 180 n से 180 n कट जाएगा, 360 माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर के प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास n गुणा ई बराबर आ जाएगा 360 अंश। अब देखिए n गुणा ई का मतलब है सभी बाह्य कोणों का योग। तो किसी भी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से देखिए अगर हम किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो हम ई को डिवाइड में भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे ई। या यहाँ से अगर हम एक बाह्य कोण निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बटे n। तो यहाँ पर हमारे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए अगर हमसे विकर्णों की संख्या पूछी जाए तो विकर्णों की संख्या होती है n-3 गुणा n डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 535 में हमसे पूछा गया है कि यदि एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या होगी। देखिए अभी हमने विकर्णों की संख्याओं का फॉर्मूला पढ़ा है n-3 इंटू एन डिवाइड बाई 2। n बराबर हो जाएगा 10 क्योंकि n होती है भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास आ जाएगा 10 - 3 गुणा 10 बटे 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास विकर्णों की संख्या आ जाएगी 35। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 536, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 8.75 मिलीमीटर मोटाई वाली बेयरिंग की तैयार करने के लिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक स्टील सिलेंडर को पिघलाया जाता है तो इस प्रकार कितनी बेयरिंग तैयार की जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए हमसे बियरिंग की संख्या पूछी है। बियरिंग की संख्या निकालने के लिए हम सिलेंडर के आयतन को एक बियरिंग के आयतन से डिवाइड कर देंगे। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या भी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिलेंडर का आयतन तो आसानी से आ जाएगा। हम निकालते हैं पहले बियरिंग का आयतन।
देखिए बेयरिंग जो होता है वो हमारा एक खोखले गोले के आकार का होता है। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए हमें कैपिटल आर तो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें स्मॉल आर नहीं दे रखा है। स्मॉल आर या आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए हमें मोटाई दे रखी है 8.75 मिलीमीटर। अब देखिए हमें ये जो मोटाई दे रखी है ये मिलीमीटर में दे रखी है। इसके अलावा जो हमारे पास सारी यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो हम पहले इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो 8.75 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर के। अब देखिए अगर हमारे पास मोटाई सेंटीमीटर में आ चुकी है तो अब हम आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी बाह्य त्रिज्या माइनस मोटाई। बाह्य त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और मोटाई आई है हमारे पास 0.875। तो 1 सेंटीमीटर में से जब हम 0.875 घटाएंगे तो हमारे पास आंतरिक त्रिज्या या स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.125 सेंटीमीटर। अब अगर हम एक बियरिंग का आयतन निकालें तो बियरिंग का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई एक की घात 3 माइनस 0.125 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो 0.125 की घात 3 है, यहाँ पर इसको समझिए। देखिए घात 3 का मतलब होता है हमें उस संख्या की 3 बार गुणा करनी होती है। तो यहाँ पर ये जो 0.125 की घात 3 है, हम इसको लिखेंगे 0.125 गुणा 0.125 गुणा 0.125। जब इन तीनों की गुणा होकर के जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद 9 अंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 0.125 है इसमें दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं 1 2 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद 9 अंक होने चाहिए। अब दशमलव के बाद 9 अंक होने का मतलब है वैल्यू 10 करोड़ में पहुंचना। अब देखिए अगर हम 125 का भी घन करते हैं तो वो हमारा 10 करोड़ में नहीं पहुंच सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 0.125 का घन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें 0.00 ऐसे करके कुछ आएगा, यानी कि हमारे पास दशमलव के बाद 2 या 3 जीरो आएंगे। अब देखिए अगर दशमलव के बाद जीरो आएंगे तो वैल्यू हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। अब वैल्यू बहुत छोटी है तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इसको छोड़ने की एक वजह और है हमारे ऑप्शंस। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कोई भी पास पास नहीं है, वो सारे एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शंस पास पास होते, मान लीजिए पहला ऑप्शन 55 है दूसरा 56 हो जाता, तो यहाँ पर अगर हमारे दो ऑप्शन भी पास हो जाते तो हमें फिर इसकी कैलकुलेशन पूरी पूरी लेकर के चलनी। अब हमारे ऑप्शंस काफ़ी काफ़ी दूर हैं तो हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.125 की जगह हम 0 ले लेंगे इसका घन, और 1 का घन 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बियरिंग का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई के बराबर। अब हम निकाल देंगे बियरिंग की संख्या। बियरिंग की संख्या निकालने के लिए हम ऊपर निकालेंगे सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है 3.5 और एच की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 7। इसको हम डिवाइड करेंगे एक बियरिंग के आयतन से। एक बियरिंग का आयतन आया है 4/3 पाई। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बियरिंग की संख्या आ जाएगी 64। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 537। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचे इस्पात बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बियरिंग बनाई जाती है। यदि विनिर्माण में 9.75 घन सेंटीमीटर इस्पात व्यर्थ हो जाता है तो ऐसी कितनी बियरिंग बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर भी देखिए हमें बियरिंग की संख्या निकालनी है। तो इस बार हम बियरिंग की संख्या निकालने के लिए इस्पात की मात्रा को एक बियरिंग के आयतन से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे पहले इस्पात की मात्रा। हमें दे रखा है कि हमने पहले एक सिलेंडर को पिघलाया है। अब सिलेंडर को पिघलाया है तो हम पहले सिलेंडर का आयतन निकालेंगे। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3.5 गुणा 3.5। और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 7 से। यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस्पात की मात्रा आ जाएगी 269.5 घन सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा हुआ है कि यदि विनिर्माण में 9.75 घन सेंटीमीटर इस्पात व्यर्थ हो जाता है।
अब ये हमारा 9.75 घन सेंटीमीटर इस्पात व्यर्थ हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम 269.5 में से 9.75 घटाएंगे तो हमारे पास शेष इस्पात आ जाएगा 259.75 घन सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये इतना इस्पात आ चुका है। अब हमें इस इस्पात से बियरिंग बनानी है, तो हमें इस इस्पात को डिवाइड करना है एक बियरिंग के आयतन से। अब देखिए हमें बियरिंग की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अभी हमने पीछे बियरिंग का आयतन पढ़ा है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए हमें केवल एक ही त्रिज्या दे रखी है, ना तो हमें यहाँ पर दूसरी त्रिज्या दे रखी है, ना हमें मोटाई दे रखी है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो हम उस आकृति को एक ठोस आकृति मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बियरिंग को एक ठोस गोला मान लेंगे। ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पर देखिए बियरिंग की संख्या बराबर हो जाएगी शेष इस्पात की मात्रा। शेष इस्पात हो जाएगा 259.75। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक बियरिंग के आयतन से। एक बियरिंग का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 गुणा r की घात 3। त्रिज्या हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का घन। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेयरिंग की संख्या आ जाएगी 62। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 538। जमीन को खोदकर 5.6 मीटर त्रिज्या एवं h मीटर गहराई वाला एक बेलनाकार टैंक बनाया जाता है। इस प्रकार निकली हुई मिट्टी को टैंक के चारों ओर जमीन पे फैलाकर 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया जाता है। यदि चबूतरे की ऊंचाई 1.97 मीटर हो तो टैंक की गहराई क्या है? यहाँ पर देखिए हमें टैंक की गहराई बतानी है। टैंक का आकार हमें बेलनाकार दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बेलनाकार टैंक से मिट्टी निकाल करके हमने एक 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया है। अब देखिए अगर हमें चबूतरे का आयतन निकालना होगा तो चबूतरे का आयतन निकालने के लिए हमें खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हमारा खोखला गड्ढा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चबूतरे का आयतन, ये चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए हमें वैल्यूज पुट करनी है। पहली लाइन में देखिए हमें बेलनाकार टैंक की त्रिज्या दे रखी है 5.6 मीटर, तो हमारी आंतरिक त्रिज्या तो हो जाएगी 5.6 मीटर। इसके अलावा हमने उसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया है, तो 7 मीटर हो जाएगी हमारी चौड़ाई। तो जब हमें बाहरी त्रिज्या निकालनी होगी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5.6, तो हमारे पास आ जाएगा 12.6। तो यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की जगह आ जाएगा 22/7, कैपिटल आर की जगह आ जाएगा 12.6 प्लस स्मॉल आर की जगह आ जाएगा 5.6। 12.6 और 5.6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.2। गुणा कर देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई हमको दे रखी है 7 मीटर, तो इसकी जगह आ जाएगा 7। इसकी गुणा कर देंगे एच से। चबूतरे की ऊंचाई हमें दे रखी है 1.97 मीटर। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास चबूतरे की मिट्टी आ जाएगी 788.8 घन मीटर। अब देखिए जितनी चबूतरे की मिट्टी है, ये मिट्टी हमने एक बेलनाकार टैंक से निकाली है, तो जितनी बेलनाकार टैंक का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा चबूतरे की मिट्टी के आयतन के। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार टैंक के आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 5.6, तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5.6 गुणा 5.6, और ऊंचाई हमें निकालनी है तो एच को हम ऐसे ही रखेंगे। ये बराबर हो जाएगा 788.8 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 539। 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर देखिए हमें 24 सेंटीमीटर लंबा एक तार दिया हुआ है और इस तार को मोड़ करके हमने शुरू में एक वर्ग बनाया है। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक तार को मोड़ करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों के जो परिमाप होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी
वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर के। यहाँ से अगर हम वर्ग की भुजा निकालेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, इस वर्ग की भुजा ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि फिर इस तार को मोड़ करके एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, और आगे हमसे कहा हुआ है कि वर्ग की एक भुजा को समकोण त्रिभुज का आधार रखा गया है। तो देखिए जब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा त्रिभुज इस तरह से आ जाएगा। इस समकोण त्रिभुज का आधार हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आधार तो है 6 सेंटीमीटर, हमारे पास लंब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो कुछ ट्रिपलेट पढ़े हैं हम उनको अप्लाई करके देखते हैं। अगर वे हमारे यहाँ पर फिट हो गए तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। हमने देखिए एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। 3 4 5 का अगर हम दुगुना करें तो 3 का दुगुना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारी एक भुजा 6 सेंटीमीटर आ रही है। दूसरी आती है हमारी 4, 4 का दोगुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 8। और तीसरी आती है 5, 5 का दोगुना करते हैं तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3 भुजा आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 + 8 + 6, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हमें तार की लंबाई भी 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो समकोण त्रिभुज की भुजा आई हैं ये सही आई हैं। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 × 6 × 8। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 540। दो धावक समान बिंदु से प्रारंभ कर वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर की दूरी तय करते हैं। यदि वे समान दिशा में क्रमशः 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं तो वे एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेंगे। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने समय, दूरी और रेलगाड़ी वाले चैप्टर में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो चैप्टर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो धावक दिए हुए हैं और हमसे कहा हुआ है कि वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं। जब भी देखिए हमारे पास दो धावक होते हैं या दो कार होती हैं या दो रेलगाड़ी होती हैं और वो समान दिशा में दौड़ती हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम तेज वाली चाल में से धीरे वाली चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चाल है 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो हम 3.5 मीटर प्रति सेकंड में से 1.5 मीटर प्रति सेकंड को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सापेक्ष चाल आ जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिए ये दोनों समान दिशा में दौड़ रहे थे, इसलिए हमने तेज वाली चाल में से धीरे वाली चाल को घटा दिया है। अगर मान लीजिए ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ते तो यहाँ पर हम इन दोनों की चाल को ऐड करके सापेक्ष चाल निकाल लेते। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सापेक्ष चाल आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमारे पास जो ट्रैक है वो 600 मीटर की दूरी का है। अब एक सेकंड में जो तेज वाला धावक है वो 2 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे समय कि उसको 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आ जाएगा 600/2 यानी कि 300 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा समय आया है 300 सेकंड। हमें ये बताना है मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 300 सेकंड बराबर आ जाएंगी 5 मिनट के। तो 5 मिनट बाद वे एक दूसरे को फिर से पार करेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।